वक्त की सबसे बड़ी खबर, दीप सिद्धू हुआ है गिरफ्तार। दीप सिद्धू जो लाल किले हिंसा मामले में आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, स्पेशल सेल की तरफ से यह कार्रवाई, गिरफ्तारी की है स्पेशल सेल ने, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश से साजिश भी सामने आई है। दीप सिद्धू जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, दीप सिद्धू जो कि लाल किले हिंसा मामले में शामिल था। दीप सिद्धू जो 26 जनवरी को लाल किले में जिस तरीके की हिंसा हुई थी उसके पीछे आरोपी, और इसके साथ ही झंडा फहराने का आरोप भी। और ये गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। महिला मित्र का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये महिला मित्र जो कि इसके वीडियोस को अपलोड करती थी, विदेश से साजिश सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, दीप सिद्धू ये गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। दीप सिद्धू जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, लाल किले हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को आखिरकार कर लिया गया गिरफ्तार। स्पेशल सेल लगातार कोशिश कर रही थी, लगातार इसको तलाशने के लिए टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, और इस सबके बीच अब गिरफ्तारी हो गई है दीप सिद्धू की। ये बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल के लिए, क्योंकि लाल किले हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। तो ये गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दीप सिद्धू जो कि लाल किले हिंसा मामले में साफ तौर पर दिखाई दिया था, भीड़ को उकसाता हुआ दिखाई दिया था, फेसबुक लाइव भी उसकी तरफ से किया गया था, और ये भी जानकारी के आंदोलन वाली जगहों पर लगातार दीप सिद्धू की तरफ से उकसाने का काम चल रहा था। इस सब के बीच 26 जनवरी को जिस तरीके की हिंसा हुई थी उसमें आरोपी दीप सिद्धू को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। एक महिला मित्र का नाम भी इसमें सामने आया है, और जानकारी है कि ये वही महिला मित्र है जो कि दीप सिद्धू के वीडियोस को अपलोड करती थी, और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पुलिस को किसी तरीके से भटकाया जा सके, गुमराह किया जा सके। तो ये बड़ी साजिश, एक और साजिश ये कि विदेश से अपलोड हो रहे थे दीप सिद्धू के वीडियो। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कितनी बड़ी कामयाबी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी, आनंद, और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, गायत्री, दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि एक बड़ी कामयाबी है, दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब, हरियाणा और बिहार में कई टीमें जो हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की लगातार रेड करी थी, उसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी ये भी मिली है कि कैलिफोर्निया में दीप सिद्धू की एक महिला मित्र वहां से दीप सिद्धू की मदद कर रही थी, क्योंकि दीप सिद्धू लगातार 26 जनवरी हिंसा के बाद जब से फरार था, वो लगातार फेसबुक लाइव के जरिए लगातार अपनी बात रख रहा था और अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, लेकिन उसने बेहद ही शातिराना तरीका अपनाया ताकि वो एजेंसी से बच सके और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उस तक एजेंसी ना पहुंच पाए। इसलिए वो जो भी वीडियो बनाता था उसे वो अपनी महिला मित्र को फॉरवर्ड करता था, और उसकी महिला जो मित्र है वो उसे आईपी एड्रेस चेंज करके उस वीडियो को वो अपलोड करती थी, जो एक तरीके से दीप सिद्धू के फेसबुक वॉल से नजर आता था। तो एक तरीके से सुनियोजित तरीके से दीप सिद्धू ने ये पूरी प्लानिंग रखी ताकि एजेंसियों की रडार पर आने से वो बचे, लेकिन एजेंसियों ने उसकी महिला मित्र के बारे में भी तमाम जानकारियां जो जुटाई हैं। आज दिल्ली पुलिस एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और उसमें पूरा विस्तार से बताएगी कि 26 जनवरी हिंसा के बाद दीप सिद्धू ने कहां कहां अपनी लोकेशन बदली, किन किन शहरों में, किन किन राज्यों में वो छुपा, और वहां पर किस तरह से उसे लोगों ने जो मदद है वो करी थी, किन किन लोगों ने उसकी छुपने में मदद करी थी, उन तमाम लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। इस स्पेशल सेल की कई टीमें जो है वो जानकारी मिली कि दीप सिद्धू को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुई है, इसलिए ऑपरेशनल डिटेल को ज्यादा शेयर नहीं किया जा रहा है सुरक्षा कारणों के हवाले से, क्योंकि दीप सिद्धू को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्म थी, और उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि दीप सिद्धू को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 1 लाख रुपए का इनाम दीप सिद्धू पर है, और दीप सिद्धू 26 जनवरी हिंसा के एक दिन पहले ही जो लखा सदाना उसके साथ दिल्ली आया था, और उसने ये पूरी सुनियोजित तरीके से जो दिल्ली हिंसा है, खासतौर पर लाल किला हिंसा है, उसमें मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। दीपक बिष्ट भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि आप इस पूरे आंदोलन को कवर भी करते रहे, और जिस तरीके की हिंसा हमने 26 जनवरी को देखी उसको भी आपने बखूबी कवर किया था, अब ये कितनी बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए कि दीप सिद्धू को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया?
बिल्कुल निश्चित तौर पर गायत्री बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए, क्योंकि टास्क स्पेशल सेल के पास था और दीप सिद्धू वो शख्स है, वो आरोपी है जो उस दिन लाल किले में पहुंचा था और उसके पीछे पूरी भीड़ पहुंची थी। और ऐसे आरोपों के बाद दीप सिद्धू लगातार बचता रहा था। विदेशों से जो भी वीडियो पोस्ट हो रहे थे वो विदेशों से हो रहे थे, लेकिन दीप सिद्धू उसमें था। वो सबसे पहले वीडियो बनाकर अपने दोस्त को दे रहा था जो विदेशी है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो एक अभिनेत्री है और उसके बारे में भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पंजाब से हुई है या पंजाब या हरियाणा से हुई है या दूसरी जगह से, इसके बारे में अब तक जो है पुलिस खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं उससे पूछताछ करने की, इसलिए उसे साउथ वेस्ट रेंज में रखा गया है। जी दीपक, दीप सिद्धू की गिरफ्तारी और वहां से उसकी महिला मित्र का विदेश में बैठकर उसके वीडियोस को अपलोड करना, पहले ही इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ चुका है। दीपक, लौटेंगे आपके पास, ये दो तस्वीर अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। दीप सिद्धू जो कि ट्रैक्टर में सवार होकर पहुंचा था लाल किले और भीड़ को उकसाता हुआ नजर आया था। जबरदस्त तरीके से जो हिंसा 26 जनवरी को हुई थी, लाल किले को कब्जे में ले लिया गया था भीड़ की तरफ से और वहां पर जमकर हथियार भी लहराए गए थे। पुलिस पर हमला किया गया था, पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी और जमकर तोड़फोड़ लाल किले में की गई थी। इस सब के बीच हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू, जिस पर 1 लाख का इनाम, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संदिग्ध आतंकी हुआ है गिरफ्तार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खालिस्तान आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया, महाराष्ट्र से हुई है ये गिरफ्तारी। एक आतंकी पकड़ा गया है महाराष्ट्र के नांदेड़ से, इस आतंकी को पकड़ा गया है। इस संदिग्ध का नाम सरबजीत सिंह बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। कई बड़े नेता निशाने पर थे, तो कई बड़े नेताओं के खिलाफ ये रच रहा था साजिश को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया और इसका खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया शुरुआती जांच में। तो महाराष्ट्र से हुई है ये गिरफ्तारी, महाराष्ट्र के नांदेड़ में पकड़ा गया है ये संदिग्ध आतंकी, नांदेड़ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और जानकारी ये कि इसका नाम सरबजीत सिंह है, जिसके निशाने पर कई बड़े नेता थे, कई बड़े नेताओं के खिलाफ ये साजिश कर रहा था। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, किन परिस्थितियों में इसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस से क्या जानकारी? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि जो ये संदिग्ध खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ से गिरफ्तार हुआ है और ये जॉइंट ऑपरेशन पंजाब पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके जो आतंकी गिरफ्तार किया गया उसका नाम सरबजीत सिंह किरड़ बताया जा रहा है और 20 दिसंबर को अमृतसर में इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी और FIR में साफ तौर पर कहा गया था कि इसके बेल्जियम में जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके साथ ही लगातार संपर्क में रहता था और साथ ही साथ इसके रडार पर हिंदू समाज के कुछ बड़े लोग और कुछ राजनेता इसके रडार पे थे और कोई बड़ी गतिविधि ये करने के फिराक में था। वहां से बचने के लिए ये जायज पुलिस से छुपने के लिए ये नांदेड़ में कुछ दिनों से रह रहा था, लेकिन इसकी जानकारी पंजाब पुलिस को लग चुकी थी और यही वजह से पंजाब पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचती है और नांदेड़ से एक पुलिस की टीम के साथ छापेमारी होती है जिसमें इसको गिरफ्तार किया जाता है और बताया जा रहा है कि इसे तुरंत पंजाब ले जाया जाएगा और वहां पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। गायत्री, विवेक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नांदेड़ से गिरफ्तारी हुई है एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी, सरबजीत सिंह इसका नाम। और जानकारी ये कि कई बड़े नेता, हिंदूवादी नेता इसके निशाने पर थे। पंजाब पुलिस ने इसे नांदेड़ से गिरफ्तार। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम सरबजीत सिंह, ये वही संदिग्ध आतंकी है जिसे पुलिस की तरफ से नांदेड़ से गिरफ्तार किया गया है और जो इसका मकसद सामने आया। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बारे में जो खुलासा हुआ है, जो जानकारी मिली है, जो पर्दाफाश हुआ है वो ये कि कई बड़े हिंदूवादी नेता इसके निशाने पर थे, उनके खिलाफ ये साजिश को अंजाम देने के मकसद से वहां पर मौजूद था, लेकिन उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस इसे पंजाब ले जाएगी और फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो लगातार अलग अलग जगहों से देखिए किस तरीके से खालिस्तानी साया और इस सब के बीच ये गिरफ्तारी इस शख्स की, सरबजीत सिंह जिसका नाम, और जानकारी ये कि ये कई बड़े हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ साजिश कर अंजाम देने की फिराक में था। इसके निशाने पर कई बड़े हिंदूवादी नेता थे, लेकिन उससे पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। और आइए बढ़ते आगे, उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने टनल के अंदर फंसे 30 से ज्यादा लोगों की तलाश में रात भर अभियान जारी रखा। जवानों ने मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा हुए मलबे को निकालने का काम जारी रखा। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है।
2 दिन पहले ग्लेशियर टूटने से आई सैलाब में अब तक 28 लोगों के शव मिल चुके हैं। जल प्रलय के बाद से लापता 202 लोगों में 5 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार इस तरह अब कुल लापता लोगों की जो संख्या है वो 197 हो गई है, क्योंकि पहले 202 बताया जा रहा था, लेकिन अब ये जानकारी कि 5 लोग पहुंचे और बताया कि वो जिंदा हैं। और अब इस सबके बीच जो 197 लोग हैं लापता, उनकी सलामती के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है, क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। अभी टनल खुली नहीं है। कुल डेड बॉडीज रिकवर्ड 26 हो चुकी हैं। आगे अभी काम जारी है। अभी आज का क्या रहेगा सर? आज हमें उम्मीद है दोपहर तक टनल खुल जाना चाहिए। विधायकगण, यहाँ के लोकल मंत्री, हम सब लोग भी जो हमारे साथी यहाँ पर राहत बचाव के काम में सहयोग करने का काम कर रहे हैं, तो हम उनको उत्साहित करने भी और इस तकलीफ की घड़ी में जो है यहाँ के लोगों के साथ खड़े होने के लिए, कहने के लिए कि सारा राज्य और सब हम लोग एकजुट हैं इस संकट की घड़ी में, आप इससे उभरें। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और बहुत दुखद त्रासदी है। हम लोगों की चिंता इस समय, पूरे राज्य की, पूरे देश की चिंता इस बात की है कि जो लोग टनल में फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए। बहुत सारे हमारे भारत निर्माता, उत्तराखंड निर्माता काल कलवित हो गए, पानी के सैलाब में बह गए, माँ गंगा में समाहित हो गए। लेकिन जो लोग अभी टनल में फंसे हैं, मैं आर्मी, ITBP, SDRF, NDRF और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जितने लोग हैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुलिस को, दूसरे सबको, कि वो सब लोग जो है अपनी जान हथेली में रख कर बचाव के काम में लगे हुए हैं। रावत जी, आप तो पहले भी आप सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं। जिस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, ये एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि 1500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान है। देखिए, आज ये नुकसान है, बड़ा नुकसान है, कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ जो है इसी तरह की चीजें ला रही हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस गंगा में बहुत सारा पानी निकल गया। आज हम उस बात को नहीं कर सकते, कहने से कोई घाव और हरे होते हैं। जब था हमने तो एक समय ऐसा भी आया जब देखा स्थिति को, तो बने हुए प्रोजेक्ट्स को बंद किया गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बने हुए प्रोजेक्ट को भी बंद किया। लेकिन देश के लिए भी आवश्यक है और फिर एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। अब उसमें हमको सावधानी ये बरतनी। बात करते हुए न्यूज़ 18 से और ये कहते हुए कि जल्द से जल्द, अब सभी की उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाए। इस बीच आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ में घायलों से मिलने पहुंचे। जोशीमठ में ITBP का अस्पताल है, जहां आपदा में बचाए गए लोगों को भर्ती करवाया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्हीं लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अब टनल में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालना पहली प्राथमिकता है। जो 12 घायल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो ITBP के इस अस्पताल में भर्ती हैं। सभी ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जो कष्ट वहाँ पर सहा है कई घंटे, और जैसा वो बता रहे हैं कि बॉडी, शरीर में काफ़ी दर्द है, बॉडी एक है, उसका कारण है कि वो 3-3, 4-4 घंटे उन्होंने वो जो बार वहाँ थी लोहे की, उस पर वो लटके रहे, क्योंकि नीचे पानी था, मलबा था, तो 4 घंटे तक, 4.5 घंटे तक वो लटके रहे। उसके कारण उनका पूरे शरीर में दर्द है। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं अभी जो हमारे 360 परिवार जो अभी ज़िले से कट गए हैं, अलग हो गए हैं पुल के ढहने से, मैं वहाँ उनसे संपर्क करने जा रहा हूँ।
तो 360 परिवार जिनका संपर्क टूट गया है, जिनके इलाकों का संपर्क टूट गया है इस आपदा के बाद, उनसे मिलने के लिए, उनसे संपर्क करने की बात त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हुए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम की तरफ से हवाई सर्वे भी किया गया और उसके बाद सीएम घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचे। ये वो घायल जो आपदा के दौरान अपनी अपनी जान बचाने के लिए जहां तहां फंसे हुए थे और उसके बाद उनको इस तरीके से राहत पहुंचाई गई। हालांकि काफी घायल भी हुए ये लोग, तो इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं रैणी गांव। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त वहीं से जुड़ रहे हैं। दीपक रावत, रैणी गांव, जहां पर ये पूरा कहर बनकर टूटा ग्लेशियर, लेकिन अब इस वक्त, क्योंकि हम कल आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, आप उन तमाम जगहों पर गए जहां पर लोग मौजूद थे, लेकिन उस आपदा के बाद वो कहां हैं अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। जरा कुछ और तस्वीरें वहां से दिखाइए और वहां से प्रशासन की तरफ से क्या अपडेट आप तक। देखिए गायत्री, सैलाब आया, सैलाब के बाद की जो दर्दनाक तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये गांव रैणी गांव है और यहाँ पर लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखाएं तो सामने आप देखिए, ये एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं, जो मशीनें वो लगी हुई हैं और अभी थोड़ी देर पहले करीबन 2 शव यहाँ पर से निकाले गए हैं, 2 डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं और लगातार ये मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हालाँकि मलबा इसलिए हटाया जा रहा था ताकि जो पास के जो गाँव हैं वहाँ के लिए कनेक्टिविटी तैयार की जा सके, एक अस्थायी पुल तैयार किया जा सके, लेकिन जैसे ही यहाँ से मिट्टी हटाई गई, यहाँ से 2 शव निकले हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे भी कुछ डेड बॉडीज़ और हैं। ऐसी हमें जानकारी मिली है कि आगे भी कई सारी डेड बॉडीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर ही वो डैम था, ऋषिगंगा डैम, जिसको सबसे पहले ग्लेशियर ने हिट किया और इस डैम के भीतर करीबन 30 से 40 वर्कर्स थे, वो सभी मिसिंग हैं, जिसमें से अभी तक 2 डेड बॉडी यहाँ से रिकवर हुई हैं और लगातार डेड बॉडीज़ निकल रही हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो ऊपर से मलबा है वो भी अभी लगातार गिरा, जैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर खुदाई शुरू होती है तो ऊपर से मलबा जो है वो लगातार नीचे आना शुरू हो जाता है। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है रेस्क्यू टीम के लिए भी यहाँ पर काम करना। और यहाँ आप देखिए सामने आपको वो गाँव दिख रहा है, ये गांव, इसके आगे नीति गांव, उसके बाद चीन का बॉर्डर है और यहाँ से ही जो आर्मी और आईटीबीपी का जो सामान है वो जाता है, इसलिए इस कनेक्टिविटी को भी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए यहाँ पर एक अस्थायी पुल बनाया जाना है। लेकिन मुश्किल इतनी ज़्यादा है कि मलबा बहुत ऊपर तक है, ये देखिए कितना मलबा है, इसमें जैसे ही आप पैर रखते हैं तो पैर पूरा नीचे धंस जाता है। तो मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है और इन मुश्किलों के बीच लगातार डेड बॉडीज सामने आ रही हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, दिखा पाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ऐसी हालात है जो डेड बॉडीज बाहर निकल रही हैं कि उनको दिखा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दीपक समझ सकते हैं बेहद दर्दनाक ये तस्वीर, और ये वो लोग होंगे जिन्होंने हो सकता है कि उस दौरान भागने की कोशिश की हो और भाग ना पाए हों और इस तरीके से उनकी जिंदगी इस कहर के बीच चली गई। 40 लोग मिसिंग बता रहे हैं हमारे सहयोगी। दीपक, लौटेंगे हम आपके पास। रेस्क्यू ऑपरेशन के 37 घंटे हो चुके हैं और इससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। तपोवन, देर रात तक तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सूत्रों के मुताबिक टनल के अंदर लगभग 180 मीटर तक देर रात से मशीनें मलबा निकालने में कामयाब हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई मिल नहीं पाया है। हम इस वक्त तपोवन में हैं। तपोवन में एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट पूरी तरह से सैलाब के बाद धराशायी हो गया था, अभी भी वहाँ पर पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देर रात से यहाँ पर सभी टीमें थी और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू टीम है वो टनल के पास है, क्योंकि देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। लगभग 180 मीटर तक अंदर तक मशीनें जा चुकी हैं जो टनल के अंदर गई हैं और वहाँ से मलबा खींचा गया है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर परेशानी का सबब बना हुआ है वो है मलबा, और मलबा निकालने में काफ़ी समय लग रहा है। टीमों को लगातार देर रात तक काम यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि मलबा निकालना और उसके बाद उस क्रेन के जरिए बाहर आना, तो एक क्रेन लगभग 10 मिनट तक का समय ले रही है, जिससे काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है। लगभग ये मान के चलिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अभी तक वो जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जवान हैं, पैरामिलिट्री है, जो आईटीबीपी के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, साथ ही आर्मी, सभी क्रेन के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इसे निकाला जाए, लेकिन अभी तक
जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कोई ऐसा अभी तक हलचल नहीं हुई है, ना ही कोई शव निकला है, ना ही कोई जीवित व्यक्ति को खोज पाए हैं, क्योंकि उम्मीदें काफ़ी हैं कि किसी को बचाया जा सके। लेकिन अभी भी इस टनल के पास काफ़ी लंबा समय होगा जो मलबा अंदर तक गया है। ये बताया जा रहा है कि जो 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा रो है टनल के अंदर का, उसमें सबसे ज़्यादा हो सकते हैं और इसी को लेकर यहाँ पर समय लग रहा है। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि टनल से कुछ जिंदगी जरूर निकलेंगी और यही उम्मीद रेस्क्यू ऑपरेशन को कमजोर नहीं पड़ने दे रही। हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एक और रिपोर्ट देखिए उनकी। जोशीमठ के तपोवन में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दूसरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का है और कहा जाए तो तीसरा दिन होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार रेस्क्यू टीमें काम कर रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं टनल के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ के जवान, साथ ही सेना के जवान हैं और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें हैं, लगातार काम कर रही है। ये जो आप जेसीबी सामने से आते हुए दिख रहे हैं, ये जेसीबी लगातार अंदर तक जा रही है और लगभग 180 मीटर तक अंदर का जो मलबा है वो देर रात तक चलने की वजह से यहाँ पर लगातार मलबा जो है वो निकाला गया है। और उसके बाद भी अभी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू टीमों को वही आ रही है कि मलबा सबसे ज़्यादा है और उस मलबे को निकालने के लिए मैन पावर का काम अभी नहीं है। अभी सिर्फ जो काम है वो मशीनों का है और इसी वजह से ये सभी क्रेनें यहाँ पर काम कर रही हैं। पूरा अमला जो है प्रशासन का वो लगा हुआ है। देर रात यहाँ पर देर शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर आए थे। हम लगातार उनके साथ दिखा रहे थे कि किस तरह से जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं और इस वक्त सेना के जवानों के साथ साथ सभी जो स्टाफ है आपदा प्रबंधन का वो यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको किया जाए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जीवित हो सकते हैं, क्योंकि टनल के अंदर एक गाड़ी भी है और बताया जा रहा है कि कुछ क्रेन्स हैं। तो ये उम्मीद सबको है कि कुछ लोग जीवित बच जाए और इसके लिए जो आपदा प्रबंधन विभाग है, सेना है, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, ये सभी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं ताकि उन जीवित लोगों को निकाला जाए। उम्मीदें कम हैं लेकिन आशाएं हैं, छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, उम्मीदें कम हैं लेकिन आशा है, छोड़ नहीं सकते। दीपक बिष्ट भी लगातार हमारे साथ तपोवन से बने हुए हैं। दीपक, ये टनल 220 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 20 मीटर ऊंची, 15 मीटर तक मलबा आप बता रहे थे। अब कितनी मुश्किलें उन तमाम लोगों तक पहुंचने में जो वहां पर फंसे हुए हैं, कोई कामयाबी मिलती हुई दिख रही है दीपक? देखिए, अभी भी जो काम है वो लगातार चल रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारी सूबेदार जो मेजर जनरल राजीव छिब्बर यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि उनकी जो टीमें हैं सभी टीमें जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं। सबसे मुश्किलात जो हो रहे हैं वो टनल के अंदर से जो मलबा है, सिल्ट है, उसको निकालना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि जो मलबा है वो सैलाब के साथ पूरे टनल के अंदर तक जा चुका है। और इसी वजह से आप यहाँ पर देखिए अभी भी लगातार जो सेना के जवान हैं, आईटीबीपी है, एसडीआरएफ है, ये सभी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी मुश्किलात उस मलबे को निकालने की है, क्योंकि जो टनल के अंदर जो एक क्रेन को अगर मलबा निकालने के लिए भेजा जाता है तो वो क्रेन लगभग 150 मीटर जो अंदर खाली कर चुके हैं, 150 मीटर से ज़्यादा, वहाँ तक क्रेन को सिंगल जाना पड़ रहा है और उसके बाद उसी मलबे को लेकर वो सिंगल बाहर आती है। लगभग 10 मिनट का समय लगता है और यही वजह है कि इतना मुश्किल यहाँ पर समय लग रहा है, क्योंकि टनल से जो मलबा है उसकी वजह से। आप देखिए अभी भी यहाँ पर हालात को देखेंगे, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ है, सभी रात भर यहाँ पर काम कर रहे हैं। टुकड़ियों में काम किया जा रहा है। लगभग 50 लोग उसके अंदर हैं जो टनल के अंदर लगातार मलबा हटा रहे हैं और साथ ही जो क्रेन हैं उनको बदल बदल के यहाँ पर शिफ्ट वाइज काम करवाया जा रहा है। अभी तक जो बताया गया कि 28 जो है डेड बॉडीज़ बरामद की जा चुकी है पूरे इस ऑपरेशन में। जो अभी तक जोशीमठ में जो हादसा हुआ है, चाहे वो एक जगह की हो या नदियों के किनारे की हो, तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीदें करते हैं कि जो 30 से 40 लोग हैं वो जीवित निकल आए। बिल्कुल, यही कोशिशें लगातार बनी हुई। दीपक, लौट रहे हैं आपके पास। चमोली के ढाक गाँव के बहुत से लोग एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करते हैं। आपदा के बाद से इस गाँव के कई लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि कुछ लोग खुशकिस्मत थे जो जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। हमारे सहयोगी दीपक रावत चमोली के ढाक गांव के कुछ ऐसे लोगों से उन्होंने बात की जिनका सामना मौत से हुआ, हालांकि वो वहां से निकलने में कामयाब रहे।
इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली जिले के ढाक गांव में मौजूद हैं। ढाक गांव वो गांव है जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है उसके बिल्कुल नज़दीक है और इस गांव के बहुत ज़्यादा युवा जो हैं इस पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जिसमें से कुछ लोग मिसिंग हैं तो कुछ लोग अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से अपने घर वापस लौट आए हैं। ये सामने आपको पावर प्रोजेक्ट नज़र आएगा जो आपको देख रहे हैं कि पूरा तबाह हो चुका है। इसी पावर प्रोजेक्ट में जो है वो लोग लगातार काम कर रहे थे, लेकिन जब ये सैलाब आया तो कई लोगों को बहा कर लेकर चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खुशकिस्मत थे कि जो अपनी जान बचा सके, वो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जब इतने करीब से उस मंजर को देखा है तो उस दौरान क्या स्थिति थी, क्या वहाँ पर चीज़ें थी, इन्हीं से जान लेते हैं। आप वहाँ काम करते थे पावर प्रोजेक्ट में? हाँ, मैं यहाँ आउटफॉल में काम करता हूँ। सडनली उधर से हमारे मुंशी जी का कॉल आया, उसने शायद देखा होगा उधर कि बाढ़ आ रहा है कि घर के ग्लेशियर फट गया है। तो उसके बाद उन्होंने अंदर वालों के लिए जो टनल के अंदर काम करते हैं उनको मतलब सूचना देने के लिए ब्लोअर का पंखा बंद किया। उसके बाद आवाज़ मार रहे थे वो कि करके बाहर आओ, सिट्टी मारा सारे लोगों को। उसके जस्ट जहाँ पे मेरा साइट है वहाँ पे मतलब मैं लेगिंग बनाने का काम करता हूँ। वहाँ पे मेरे जस्ट बगल पे एक धूम सिंह नाम का एक ताऊ जी था, वो मिट्टी की गुल्ली बना रहा था। तो मैं वहाँ पे गया, उसको खींच करके अपने साथ लेके आया। मैंने कहा बोटा जी चलो, मैंने कहा चलो। जैसे ही जस्ट मैं अपने टीन सेट जहाँ पे हमारा ऑफिस है, मेन ऑफिस, उसके जस्ट बगल पे आया मैं तो देखा, मैंने सोचा सारे लोग ऊपर आ गए होंगे। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि हमारे 16 लोग समथिंग अंदर मतलब फंसे हुए हैं। तो उसके बाद हम मतलब जैसे हमारी ये सड़क है तो वो हल्का ऐसे मतलब ऊपर को है ना, तो हम ऊपर को दौड़ रहे थे तो इतना स्पीड आ रहा कि उसमें पता ही नहीं चल रहा कि ये कितना स्पीड आए। उसके बाद मैंने हल्का यूं इस वाली आंख से देखा, वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा उछल रहा है। उसके जस्ट बाद हम जहाँ हमारा मैगजीन है उसके ऊपर हम छिप गए। तो उसके थोड़ी देर बाद सारे लोगों के पूछा, हाँ भाई कि अंदर के लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि यार अंदर 16 लोग फंसे हुए हैं। उसके बाद हमारा सारे लोगों का मन भर गया, जितने भी ऑपरेटर थे, जितने लोग हमारे साथ बाहर थे, सारे लोग रोने बैठ गए। तो उसके बाद हमारा ऊपर आने का मन ही नहीं कर रहा था। चलिए हम सीधे दीपक रावत की तरफ ही रुख कर लेते हैं। दीपक रावत की रिपोर्ट आप देख रहे थे, ढाक गांव के लोगों से बात की, उन लोगों से जिनका मौत से सामना हुआ। दीपक ये बता रहे हैं कि इनके गांव के तकरीबन 16 लोग थे जो मिसिंग हैं। कई और गांव के भी लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि आपने बताया कि 40 लोग मिसिंग हैं वहाँ पर करीब। जी गायत्री, साफ तौर पर ये जो गांव हमने आपको दिखाया है, ये गांव बिल्कुल पास का गांव है और ये आसपास के जितने भी गांव हैं यहाँ के कुछ लोग जो हैं इसमें काम करते थे, क्योंकि 2 जगह पावर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था और उन्हीं दोनों जगहों पर ये लोग काम करते हैं। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले वर्कर भी हैं जो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं, लेकिन आसपास के गाँव का ये कहना है कि करीबन संख्या लगातार इसलिए बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि अब जब उन्हें पता चल रहा है आसपास के गाँव से कि उस गाँव में भी 3 लोग मिसिंग है, उस गाँव में भी 3 लोग मिसिंग है, तो बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। कुछ लोग पावर प्लांट में काम कर रहे थे, कुछ नीचे अपने मवेशियों के साथ गए हुए थे और कुछ कई अलग अलग काम से निकले हुए थे, क्योंकि नदी किनारे किसी न किसी काम को लेकर ये लोग सुबह के वक्त आमतौर पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में वो तमाम लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मशीनें लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और ये मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर ये डैम हुआ करता था, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ मलबा है, डैम का कोई यहाँ पर नामो निशान नज़र नहीं आएगा। इसमें करीबन 30 से 40 लोग काम करते थे, वो तमाम लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। एक भी कोई यहाँ पर बच नहीं पाया। हालांकि आगे अगर दूसरे पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर जो हमने अभी कई लोगों से बातचीत की, वहाँ लोग जान बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे, लेकिन इस इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाया, क्योंकि पहला ही स्पॉट था जब ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। तो इस जगह पर अचानक से तबाही शुरुआत हुई है और उसके बाद से ये सैलाब जो आगे ठीक है, दीपक लौट रहे हैं आपके पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिसका जिक्र अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने किया था कि 360 परिवार ऐसे जिनका संपर्क टूट चुका है। इस आपदा के बीच उन परिवारों से भी वो मिलेंगे, उनका हालचाल लेंगे और साथ ही उनको राहत देने की बात भी उनकी तरफ से की गई। आपको बता दें जिस तरीके का ये पूरा कहर था, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका संपर्क टूट चुका है, तमाम सुविधाएं वहां पर बाधित हो चुकी हैं, मार्ग टूट चुके हैं और ऐसे में बाकी इलाकों से वहां का जो संपर्क है पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका है। और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जो उन्होंने बताया, जो आंकड़ा दिया,
तकरीबन 360 बताया। ये संख्या ऊपर भी हो सकती, नीचे भी हो सकती, लेकिन फिलहाल जो जानकारी उन तक भी पहुंची होगी अधिकारियों की तरफ से वो ये कि 360 परिवार ऐसे हैं, 360 परिवार ऐसे हैं जिनका संपर्क बाकी इलाकों से कटा हुआ है। और अब उनका हालचाल लेने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने चॉपर में बैठ चुके हैं और वहां का जायजा लेंगे। हालांकि ये एक तरह से हवाई सर्वे तो उनकी तरफ से किया ही जा रहा है, किस तरीके का पूरा नुकसान हुआ है वो देखने की कोशिश, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये कहर नुकसान के रूप में पहुंचा, क्योंकि आसपास के ऐसे बहुत सारे इलाके भी होंगे जहां बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी उन इलाकों का क्योंकि संपर्क भी टूट गया है तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव था वहां तक पहुंचा होगा किसी भी रूप में। और उसी को समझने के लिए, जानने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दौरा करते हुए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से पूरा जो कहर था वो टूटा था। ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने एक ही झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया। न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से लगातार आपको उस तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की है, जहां ग्लेशियर फटने से पहले सब कुछ सामान्य था। ऋषिगंगा नदी पर बना बांध बिल्कुल ठीक था, लेकिन रविवार की सुबह जैसे ही ग्लेशियर फटा, इसके बाद पानी और मलबे से ऋषिगंगा नदी पर बना ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। इसका एक हिस्सा सैलाब में बह गया। जोशीमठ से उतरा सैलाब जिस रास्ते से गुजरा वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तपोवन के नीचे बना बैराज भी पहाड़ पर आई सुनामी के आगे जवाब दे गया। तो एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उन सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वे भी उनकी तरफ से किया गया, अधिकारियों से जानकारी लेते हुए कि किस तरीके से राहत और रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को जितनी बचाई जा सके बचा ली जाए। बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि जिस रफ्तार से कहर टूटा था उसी रफ्तार से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम भी फौरन शुरू कर दिया गया था। और यही वजह बाकी हम भलगांव, सुखी, ग्वाड़ जो रोड है से दूर गांव है उन पे हमारे जवान, हमारे आईटीबीपी के सारे लोग जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें राशन प्रोवाइड कर रही है उसको सर हम गाँव में पहुँचाएंगे। ये बताइए जो हमारा पुल जो बह गया है वहाँ पर रोक नहीं लग सकती कि जो हम राशन किसी से क्यों, हेलीकॉप्टर से कितना राशन आएगा? सर 15 पैकेट आता है वो सर आराम से लग जाएगा। सर वही हम चाह रहे हैं, मैं आज उनसे बात करूंगा सर। 4 गांव हैं जो जुआ जोग इनके तो हमने ये राशन यहाँ से लेके जाना पड़ा। रोड लग जाएगी, आज लग जाएगी, लगा दी सर। धन्यवाद आप सर। उससे ना फिर क्या होगा कि उसके बाद गाड़ी से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जहाँ मैनुअली जाएंगे। ट्रॉली बन जाएगी, जैसे ही हो जाएगा तो तो मुख्यमंत्री दौरा करते हुए अधिकारियों से सभी जानकारी लेते हुए हम सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं तपोवन। दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव बने हुए। दीपक, अब प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या कोई अनुमानित वक्त उनकी तरफ से, क्योंकि कल आप कह रहे थे तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते लग सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त टास्क है वो उस मलबे को हटाना है जो टनल के अंदर है, क्योंकि जब अब लगभग 50 से 60 मीटर का टनल का एरिया और रह गया है, वहाँ से उम्मीद इन आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को है कि वहाँ पर शायद वहाँ पर जाकर कुछ लोग मिल सकते हैं। जो टनल के अंदर का जो आखिरी छोर है वहाँ पर ये आंका जा रहा है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वहाँ पर शायद मिल सकता है, क्योंकि पानी का जो रिसाव होता है उसको टनल बनाने के वक्त वहाँ पर जब पानी का रिसाव हो रहा है तो ये भी उम्मीद जताई जा रही कि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर ज़रूर होगा और इसकी वजह से 30 से 40 लोग वहाँ पर जीवित रह सकते हैं। और इसको लेकर काम अब तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। 50 से 50-60 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं लगातार। और इस वक्त मैं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लौटेंगे वो तस्वीरें आपसे देखेंगे। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 3 जीनियस एक साथ। तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा रहे हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती है पूरी दुनिया क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे।
जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना और मल्टीप्लाई का काम कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है वो। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी हैं। मेंटल मैथ्स के ये तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।